आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो किया और उसके बाद पूरे देश में ये बात पर बहस शुरू हो गई कि अब क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या संविधान बचेगा, क्या बोलने की अभिव्यक्ति बचेगी। तमाम मुद्दे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखदेव भगत हैं, लोहरदगा से सांसद हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से अब कुणाल कामरा के एक वीडियो से पूरे भाजपा में खलबली मच जाती है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्री जी ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है संविधान के बारे, तो पहले तो मैं समझता हूं कि वो संविधान के जो सबसे अहम पार्ट है फंडामेंटल राइट, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की हम बात करें तो क्या देश में आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना, क्या अभिव्यक्ति के किसी के व्यक्ति के अभिव्यक्ति का हनन है या नहीं है? पहले तो उन्हें यह बात बतलानी चाहिए। और जिस संविधान की वो बात बोल रहे हैं, सबसे पहले मैंने संविधान की धज्जियां उनसे ज़्यादा किसने उड़ाई है? उनके मातृ संगठन, अगर आरएसएस की हम बात करें तो आप के सुदर्शन जी का वक्तव्य देख रहे हैं, आप मोहन भागवत जी के वक्तव्य देख लें। और जिस समय इन्होंने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने तिरंगे को अपनाया, राष्ट्र ध्वज जो हमारे आन मान शान का प्रतीक है। इन्होंने कहा 3 रंग अशुभ होता है, तिरंगों को स्वीकार नहीं किए। बाबा साहब के इन्होंने उनके पुतले तक इन्होंने जलाए हैं। संविधान में इन्होंने क्या कहा है कि संविधान में जो भारत के मूल भावना है उसका प्रतिकूल है। ये लगातार इन बातों को कहा है। आपने इनके प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी के टाइम में एक कमेटी बनी थी। तो ये जो संविधान को लगातार बदलने के बाद क्या आज भी वो मानसिक रूप से संविधान को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, तो वो अगर संविधान की इस तरह बातें करें तो मैं समझता हूं कि ये सबसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात तो हो ही रही है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, कामरान जी ने स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ पैरोडी के माध्यम से, और लगातार मैं एक बात बता दें, जो संवैधानिक पद में रह के जो घृणा का वातावरण बना रहे हैं, और वो आज जो संवैधानिक पद का वो कहीं से भी जो कहते ना सार्थकता जो होती है ना कि इस पद पे हैं तो उसकी सार्थकता सिद्ध करें, ये कर रहे हैं क्या? एक दूसरी बात है कि ये पहली बार मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि जो जब न्याय की आस में लोग न्यायालय जाते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस खुद दुखी हैं, वो दुखी होकर बात करते हैं। और अगर आप जस्टिस वर्मा का देख लें तो जस्टिस वर्मा के यहाँ जो कथित रूप से इतने करोड़ पैसे मिले हैं, तो जो जैसे कहते हैं हिंदी में कहावत है कि सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन सरसों में अगर भूत हो जाए तो लोग क्या करेंगे? स्थिति कुछ ऐसे, न्याय की आशा में जिनके पास हम जाएं, अगर वो बिका हुआ है तो क्या आप सोचो कि कैसे हम कर सके? और इसलिए लेकिन आज ईडी कहाँ है, आज सीबीआई कहाँ है? तो ये मैं सारी चीज़ों को मैंने कहा कि इन चीज़ों पर कौन संज्ञान लें। मैं तो सुमोटो इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार मौन है इसके बारे। तो क्या मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में, तो न्यायपालिका में जब दोनों अगर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते तो न्यायालय की शरण में हम जाते हैं। लेकिन जिनके शरण में जाते हैं अगर वही भ्रष्ट हो, वही बिकाऊ हो, तो लोग जहां क्या। इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र बहुत खतरे में आज है। और इसके जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष है, आप उनसे प्रश्न करेंगे ना कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कोई वक्तव्य इसके बारे नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं कोई शब्द में मुस्लिम शब्द आए तो इनके बाँछें खिल जाती है, लगता है इन्हें कुछ चीज़ें मिल गई हैं और उसको पोलराइज करने के अवसर ढूंढते हैं। आज भी जिस प्रकार चीज़ें उन्होंने आज डीके शिव कुमार के माध्यम से जो कांग्रेस पे प्रहार करने का प्रयास इन्होंने किया है, तिनको तो मैंने कहा कि उन्होंने क्या माइनॉरिटी शब्द का यूज किया, और कोई नई बात नहीं है। 1994 से जो रिजर्वेशन पॉलिसी वहां पे है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है या देश में जो रिजर्वेशन है, वो कोई, मैंने कहा कि कोई वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये इसमें प्रतिनिधित्व की बात होती है। और ये अगर डीके शिव कुमार ने जिन बातों को कहा, माइनॉरिटी में सिख के बारे भी है, माइनॉरिटी में सिख भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द को किसको चुना? मुस्लिम को चुना, क्योंकि मुस्लिम के माध्यम से ही हम लोगों को पोलराइज कर सकें। तो मैंने कहा कि ये जो सत्ताधारी दल हैं वो अगर इस प्रकार के बिहेव करेंगे और संसदीय क्या बोलते हैं संस्थानों को नहीं, यही नहीं, अगर संसद का भी उसका दुरुपयोग करेंगे इस प्रकार के उसके प्लेटफॉर्म को,
तो सदन और लोकतंत्र ये दोनों के लिए बहुत घातक है। आपने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में हैं, आप भी इस बात को मानते हैं। और आज राहुल गांधी पहुंचे थे जंतर मंतर, जहां उन्होंने कहा कि आरएसएस से बहुत खतरा है, शिक्षण संस्थाओं को बहुत खतरा है, और जो ये नई शिक्षा नीति लाए हैं उसका विरोध कर रहे थे। संसद में तो आपको बोलने दिया नहीं जा रहा है, तो अब क्या सड़क से आंदोलन करेंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, मैंने कहा उनके जितने वक्तव्य उठा के देख लें, डिमोनेटाइजेशन के बारे या किसी के बारे जो उन्होंने कहा है वो सही हो रहा है। और इसलिए मैंने कहा इस देश को समझ रहे हैं, यहाँ के धड़कन को समझ रहे हैं। और आज उन्होंने जो NSI के जो कार्यक्रम था जिसकी ओर इंगित किए, आप समझिए, मैंने कहा कि लोग स्पेस की बातें करें, सुनीता विलियम्स अभी आई इतने दिनों बाद है, लोग मंगल ग्रह की बातें करें, चांद के बारे बात करें, स्पेस के बारे लोग उस जगह के जाने पे बात कर रहे हैं। और यही मोदी जी जरा बता दे, अभी संसद में इन्होंने बहुत, मैं समझता पूरा बोस्ट करते हुए इन्होंने कहा कि 2047 तक के भारत की बात, हालांकि कोई रोड मैप नहीं दिया। 2047 क्या आप 300 साल पीछे गड्ढे कब्र खोद के आप पहुंचेंगे क्या? वो हमें बताएंगे। और राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि आरएसएस खतरे में है? आप देख लो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, मैंने MA MPhil यहीं से किया है। आप जाके देखो वो क्या वो कह रहे हैं, मनुस्मृति पढ़ाया जाए। मनुस्मृति आज प्रासंगिक है क्या? किस ओर ले जाना चाहते हैं? लेकिन यहीं पे मैंने कहा जो एक साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच के साथ हमारे स्टूडेंट्स को जहां पे ले जाना चाहिए, नए जो तकनीक के बारे बातें आने चाहिए, आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा, और यही मोदी जी अभी तो अलग अभी चैनल के लोग उन्होंने पूछा था, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि भाई हमें एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन इनका व्यवहार क्या है? व्यवहार एकदम विपरीत है। तो मैंने कहा कि आज जो चिंता की बात क्या है, आज स्थिति क्या है? बेरोजगारी दर हाईएस्ट अभी है, युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, किसान हमारे आंदोलनरत है। तो हमारे मुद्दे ये होने चाहिए। इनके मुद्दे क्या है? वही मैंने कहा है, इनके मुद्दे गाय होते हैं, कभी गोबर होते हैं, कभी मुस्लिम होते हैं, कभी हिंदू होते हैं, कभी औरंगजेब होते हैं, कभी कब्र होते हैं। ये चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए है कि जो सर्वोच्च पद पे हैं, अच्छे पद पे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, जिनको जिम्मेवारी है देश को संवारने का, तो फिर वही अगर जैसे एक गाना में बताऊं, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन आग लगा उसे कौन बुझाए, कुछ ऐसे हालात यहाँ पे हो गए हैं। आपकी दोबारा सरकार बनी है झारखंड में, आप लोग गठबंधन में वहां सरकार में हैं, लेकिन पूरे सत्र के दौरान अभी देखा गया कि आपके मंत्री हैं इरफान अंसारी और उधर से सुदिव्य कुमार सोनू है, पर्यटन मंत्री हैं, उन दोनों के बीच बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। क्या सरकार में गठबंधन में सब कुछ ठीक है या कुछ कड़वाहट बढ़ रही है? कोई गर्मा गर्मी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ही सुदीप संजू भी एक अच्छे हमारे समझदार नेता हैं। इरफान अंसारी तो विरासत में उन्हें से मिला है, राजनीति मिली है, उनके फादर एक बड़े वहाँ फुरकान अंसारी जी हैं। उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक आप जवाब हो, क्योंकि बहुत बार होता है स्लिप ऑफ टंग होता है, कोई हम लंबा जवाब देते हैं। उन्होंने कहा इरफान जी को जो उनसे पूछा गया शब्दों में एक टू दी पॉइंट जवाब का उन्होंने बातें की। आपने देखा कि दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों गले मिले, दोनों एक तरह से, लेकिन ऐसा कोई आपस में ये नहीं है। अभी कुछ लोगों ने भी कहा प्रदीप यादव जी भी सरकार की ये है। हमारे लिए जनता से जुड़ा हुआ समस्या वो महत्वपूर्ण है, जन समस्या को निदान कैसे, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राज्य के सर्वोच्च पंचायत में अगर ये बातें आ रही है तो मैंने कहा ये विरोध और समर्थन की बात नहीं है, जनता से जुड़े मुद्दे को हम कैसे मुखरता से उठा रहे हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी जनता है, और जनता के मुद्दों को अगर हम उठा रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष की कहीं बात नहीं आ रही है। अच्छा, ये पूरे अभी देश में देखने को मिल रहा है, भाजपा प्रयोग संयोग की राजनीति करती है। होली में भी देखने को मिला कि किस तरीके से कहा गया कि जुम्मा की नमाज है तो वो बाहर ना निकलें, और होली पे देखिए सुधाकर जी, मैं बताऊं, मैं देख रहा था, मैं यही था, किसी राज्य के अगर मुख्यमंत्री कहें आप घर से ना निकलो, तो क्या आप सक्षम नहीं है राज्य चलाने के लिए? पहली बात ये होना चाहिए कि भाई आप अगर सक्षम नहीं हो, कानून को अगर लॉ को ऑर्डर में नहीं रख सकते हैं, आपके पास आपके इंटेलिजेंस कहाँ है, आपके स्पेशल ब्रांच कहाँ है, तो कहने का मतलब स्वयं में असमर्थ वो जाहिर किया। पहली बात एक। दूसरी बात ये भय का वातावरण आपके द्वारा फैलाए जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि शायद उन्हें मैं बता दूं, अगर विगत 20-25 सालों के इतिहास आप उठा के देख लें तो जुम्मे के दिन करीब 7 बार
हमारा होली पड़ा है, कभी तो ये नौबत नहीं आई। सारे लोग बहुत खुश से, बहुत आराम से सारी चीजें आई। इस बार ही ऐसा क्यों? तो ये और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको लगता है खतरे में है। भाई राष्ट्रपति जी वो किसी वर्ग दल विशेष के नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सारे समर्थकों ने, राष्ट्रपति आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, सारी चीजें आपकी है। उसके बाद इतने असहाय, तो आप तो इसका मतलब खुद स्वीकार करो हम देश चलाने में सक्षम नहीं है, आप त्यागपत्र दे दो ना। नहीं सर, इतना सफल आयोजन हुआ कुंभ का, कितने करोड़ लोग। तो आपको मैं बता दूं, कुंभ क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रायोजित था क्या? आपको भारत का इतिहास तो आपको मालूम है ना। कुंभ क्या है? ये भारत की सनातनी परंपरा आज से नहीं हजारों साल से लग रहे हैं, और ये साधु संतों का चीज है। और महर्षि ऋषि टंडन ने और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इसे राजनीतिक अखाड़े से ना बना जाए। हमारे अलग अलग से साधु संत जितने लोग हैं कुंभ में, और कुंभ में क्या है? गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और ये कुंभ कोई 12 कुंभ का आपको मैं बता दूं, महाकुंभ जो है ये हरिद्वार में भी है, उज्जैन में भी है, नासिक में भी। सबसे ज्यादा महत्व किसका है? प्रयाग के बारे है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे करी जैसे हमने इसे आयोजन किया है। आप नहीं भी करोगे तो ये कुंभ हमारा होगा, क्योंकि हमारी आस्था इससे जुड़ी है, लोगों के पूरे भारत के लोगों की आस्था जुड़ी है, सनातनी परंपरा इसमें जुड़ी हुई है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे करी जैसे हमने ये आयोजन किया। एक तरफ बोले इतने करोड़ लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों की डेथ हुई ये नहीं बता पा रहे। हमने सारे डिजिटल किए हैं, हमारे ये चीज है, लेकिन कितने डिजिट में डेथ हुई ये आप नहीं बता पा रहे हो। तो शर्मनाक चीज तो ये है, प्रधानमंत्री जी भी वक्तव्य दिए आके यहाँ संसद में, लेकिन जो श्रद्धालुगण जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो ये पूरा ध्रुवीकरण है क्या? निश्चित ध्रुवीकरण है, और मैं आज भी कहूंगा इनकी नीति और नीयत दोनों संदेह में है। और इनके, मैंने कहा कि ये एक विषाक्त वातावरण के साथ ये सत्ता में रहना चाहते हैं। और आज मैं कहना चाहूँ डिक्टेटरशिप वो कहीं ना कहीं इस पूरे देश में अघोषित, जिसे कहा जाए, वो डिक्टेटरशिप को देश को ले जाना चाह रहे हैं। ये हमसे बातचीत कर रहे थे सुखदेव भगत, जिन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा की नीयत और भाजपा की जो कार्यशैली है उसमें विरोधाभास है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।